नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और लेकर हाजिर हूं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की चुनाव एक्सप्रेस सीधा हाथरस से लाइव। तो यूपी की सियासत में हिजाब और नकाब पर छिड़ा महासंग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है। कल तक जो लोग हिजाब पहनकर कॉलेज में जाने की हसरत लगाए बैठे थे, वो अब देश में एक हिजाबी प्रधानमंत्री बनाने की सपने देख रहे हैं। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर पलटवार किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इंशाअल्लाह एक दिन इस देश में हिजाबी पीएम भी बनेगी, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि गजवाए हिंद इस देश में नहीं चलेगा, ये देश शरीयत से नहीं संविधान से चलेगा। स्थिति इस वक्त ऐसी है कि एक तरफ भाजपा खड़ी है तो दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला और ओवैसी हैं। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के अंदर कल दूसरे चरण की वोटिंग होनी है, उत्तराखंड की सभी सीटों पर चुनाव होने हैं। तो ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि हिजाब के बहाने ये जो धर्म युद्ध छिड़ा है, क्या इसी से नैया पार होगी सियासी दलों की? एक दूसरे पर तुष्टीकरण का आरोप तमाम पार्टियां लगा रही हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे, जानेंगे हाथरस की जनता के मन में क्या है, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। देश में संविधान या फिर मजहबी उन्माद, ये फैसला करती है कि अब्बा अम्मी मैं हिजाब पहनूंगी, तो अब्बा अम्मी पहले बोलेंगे बेटा पहन, तुझे कौन रोकता हम देखेंगे इंशाअल्लाह। जहां एक तरफ मुस्लिम महिलाओं को लगातार पर्दे में रखना चाहते हैं, ये उनकी दकियानूसी, संकीर्ण और कट्टरपंथी सोच है। यूपी में नफरती सोच से नफरत की बात क्यों? हिजाब के नाम पे पूरे मुल्क को पूरी दुनिया में कटहरे में खड़ा कर दिया, बदनामी हो रही है हमारी। वी आर अ सॉफ्ट पावर, हमारा पावर ही यही था। उन्होंने CFI बनाया, जो कैंपस को लेकर उन्होंने जो बनाया था, और बिल्कुल चुनाव के समय में पोलराइजेशन करना उनकी मंशा है। संविधान का राज तो शरीयत की बात क्यों? इन लोगों की मानसिकता है कि हम एक बना देंगे इस्लामिक स्टेट की भूमिका में, ये भारत को मंजूर नहीं है। हिंदुस्तान में आज हम अपने लोगों के साथ किस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं, कट्टरता चाहे इधर का हो चाहे उधर का हो, दोनों ही हमारे लिए नुकसानदायक है। हिजाबी पीएम का सपना होगा साकार। एक दिन याद रखना तुम कांड की जनता, शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तुम देखना एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बनेगी। यूपी में वोट की चोट के लिए धर्म युद्ध। ये जो मजहब पे हमला किया जा रहा है, ये कुछ कट्टरपंथी हैं, इनका कि ये कोशिशें रही हैं कि लड़ाई की जाए, मजहबों में झगड़े किया जाए और वो इलेक्शन जीत सके। देखिए, कांग्रेस ने हमेशा देश में विभाजनकारी नीतियां ही चलाई है, ये इसके अलावा कुछ सोच नहीं सकते। न्यूज 18 का खास शो चुनाव एक्सप्रेस हाथरस से लाइव। तो इस वक्त एक बड़ा सवाल उत्तर प्रदेश की सियासत में यह भी है कि क्या जो दूसरे चरण का रण है, उसके लिए हिजाब का जो रास्ता है वो ही दरअसल ध्रुवीकरण है। तो इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन साथ ही जानना यह भी जरूरी है कि विकास के रास्ते पर आज हम जहां खड़े हैं हाथरस, वो कहां पहुंचा है, यहाँ की जनता क्या सोचती है, यहाँ के मुद्दे क्या हैं। लेकिन चर्चा के लिए मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए यहाँ की जनता और मेहमानों का। भाजपा का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ शरद महेश्वरी जी हैं, सचिन अंबेडकर जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, रालोद की तरफ से गिजेंद्र चौधरी जी हमारे साथ हैं, और बसपा की तरफ से दिनेश कुमार देशमुख जी हैं, और कांग्रेस की तरफ से सत्य प्रकाश रंगीला जी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन पहला सवाल शरद महेश्वरी जी आपसे यही, कल दूसरे चरण की वोटिंग होने जा रही है, 9 जिलों की 55 सीटों पर कल मतदान है, लेकिन हिजाब, नकाब और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो घमासान छिड़ रहा है, उसमें आरोप ये कि भाजपा ये सब कुछ वोटों के लिए कर रही है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जो हिजाब वाला जो ड्रामा है, ये पाकिस्तान में बैठकर रचा गया एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये पाकिस्तान में बैठकर भारत की कानून व्यवस्था खराब करने के लिए
एक षड्यंत्र रचा गया है और इसकी कर्नाटक सीबीआई जांच भी कर रही है। आपको जानकारी के लिए पता भी होगा, बहुत बड़ा कानून व्यवस्था भारत की खराब करने के लिए, वो तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी संभाले हुए हैं। ये कानून व्यवस्था खराब करने के लिए आतंकवादियों का संगठन निरंतर वर्चुअल बैठकें कर रहा है महिलाओं के साथ। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये सब कुछ फंडेड है और कुछ बाहरी ताकतें जो भारत की दुश्मन है वो जानबूझकर भारत में अशांति फैलाने के लिए यहीं के लोगों को भड़काने का काम कर रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल कर रहे हैं। आपको पता है, आपको भी सारा पता होगा ये मामला चल क्या रहा है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की लोकप्रियता को देखते हुए विपक्षी दल बहुत बौखला गए हैं। अभी पता नहीं क्या क्या षड्यंत्र और रचेंगे, लेकिन वो हर षड्यंत्र में विफल होंगे, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, समाजवादी पार्टी का रुख क्या है इस पर जानते हैं। आज असद ओवैसी ने बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा इंशाल्लाह एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री भी हिजाब वाली बनेगी। सपा पर तो आरोप लगते हैं कि आप मुस्लिमों का वोट तो चाहते हैं लेकिन उनको किसी पद पर या किसी अच्छी जगह पर नहीं बैठाते। अब इस हिजाब वाली पीएम पर आपका क्या रुख है? देखिए मैम, ये देश संविधान के तहत चलता है। यहाँ हर व्यक्ति, हर वर्ग, हर जाति के लोगों को स्वतंत्रता है कि वो हिजाब पहने या एक्सेट्रा कुछ भी पहने, और ये सत्यता है कि आज इस देश पर चाहे किसी भी धर्म या किसी भी जाति का कोई भी व्यक्ति पीएम और सीएम बन सकता है। मैं इस पर कोई बहस नहीं करना चाहता, मगर बहस इस चीज पे करना चाहता हूं, जैसे कि हमारे मान्यवर साहब ने कहा कि इस जो हिजाब का जो मुद्दा है वो पाकिस्तान से फंडिंग होके आ रहा है। मैं आपसे पूछना ये चाहता हूं कि देश में और राज्य में सरकार जब बीजेपी के है तो पाकिस्तान से फंडिंग आखिर किस रूट से होकर इंडिया में आ रही है, ये आप जवाब देना चाहेंगे कि क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग ही हैं जो सरकार उनकी है तो नापाक ताकतों की इतनी हिम्मत कैसे हुई? आप ये पूछना चाह रहे हैं कि सरकार की है तो राज्य में आप लोग हैं तो फंडिंग आखिर कहां से आ रही है? ये गलत है, ये गलत है। ये कांग्रेस पार्टी फंडिंग करा रही है, कांग्रेस सपा, कांग्रेस और सपा फंडिंग करा रही है। जवाब सुन लीजिए, कांग्रेस सपा ये बैठ के फंडिंग करा रही है। अब यहाँ पे अराजकता का माहौल पैदा कराना चाह रहे हैं ये हिजाब का जो ड्रामा करके। जबकि आपको मैं बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से सभी लोग मेरी बात को यहाँ उत्तर प्रदेश के लोग सुन रहे हैं। एक सभी को आप किसी कॉलेज में जाती है तो कोई हिजाब पहन के जाएगा, कोई एक सामान्य ड्रेस कोड होना चाहिए जो सबके लिए होना चाहिए एक साथ। स्कूल कॉलेजों की एक नियमावली होती है, एक अनुशासन होता है और उसके तहत हर स्टूडेंट उसके अंतर्गत आता है और उसको वो नियमावली माननी चाहिए। आरएलडी का पक्ष इस पर जानते हैं। आप बताइए, आप तो समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, दोनों लोग मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस हिजाब वाली पीएम पर आपका क्या स्पष्ट रुख है? देखिए ऐसा है, देश में चाहे विधानसभा के चुनाव हो चाहे केंद्र के चुनाव हो, वो पार्टी के घोषणा पत्रों पर लड़े जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 में उत्तर प्रदेश में आई और उसने बहुत सारे वायदे किए, महंगाई कम करने का वायदा किया, रोजगार दिलाने का वायदा किया, सरकारी नौकरियां दिलवाने का वायदा किया और पेट्रोल डीजल सस्ता करने का वायदा किया। जब भारतीय जनता पार्टी ने 5 सालों में कोई भी वायदा पूरा नहीं कर सकी तो अब हिजाब, नकाब, धर्म, जाति इन पर बहस करके लोगों को डाइवर्ट करना चाहती है, लोगों के विचारों को डाइवर्ट करना चाहती है। ये नहीं होगा। उत्तर प्रदेश की जनता भली बात जानती है और उत्तर प्रदेश की जनता मन बना चुकी है समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन को कि वो ठीक है। आप हिजाब पे स्पष्ट रुख नहीं रख रहे, आप कह रहे हैं कि बहस मुद्दों पर होनी चाहिए, प्रदेश के मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहिए। मैं ओबीसी के बारे में कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान की जनता जान चुकी है। कोई हैदराबाद से उत्तर प्रदेश आते हैं, हैदराबाद से पश्चिम बंगाल आते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। वो इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मतलब आरोप ये कि ओवैसी जो है वो भाजपा की बी टीम है। जिस मैदान में ओवैसी उतरते हैं मुस्लिम वोट काटते हैं और उत्तर प्रदेश में उसका नुकसान क्या सपा को होगा, ये यहाँ पर रालोद की तरफ से कहा जा रहा है। भाजपा ने बहुत गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों मिलकर के उस विदेशी फंडिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। भारत के खिलाफ जो कैंपेन, जो टूल किट विदेशों में बनाई जाती है, यहाँ की धार्मिक सद्भावनाओं को बिगाड़ने की, शांति भंग करने की, ये सब कुछ आपके चलते हो रहा है। सबसे पहले तो मैं हाथरस में आने पर आपकी टीम को तहे दिल से बधाई देता हूं और मैं शुक्रगुजार हूं कि आप हाथरस में आए और हमारे लोगों के बीच में आप आए। सबसे पहले मेरी बात देखिए भाई, जहां जब बात मुद्दों पे हो रही है तो मुद्दे पे बात होनी चाहिए। और मैडम, मैं आपको वो बात बता रहा हूं, हमारे साथ में एडवोकेट भी खड़े हुए हैं, कृषक भी खड़े हुए हैं और व्यापारी भी हैं।
पहले इन्होंने एक प्रयोग किया हिंदी भाषी पट्टी में, धर्म की खेती की। जब धर्म की खेती इनकी हिंदी भाषी पट्टी में पूरी हो गई, आज ये दक्षिण भारत में खेती धर्म की कर रहे हैं। कर्नाटक दक्षिण भारत में है और कर्नाटक में इनकी सरकार है। कौन कर रहा है धर्म की खेती? ये जो हमारे जिनकी दिल्ली में सरकार है और उत्तर प्रदेश में जिनकी सरकार है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि बहुत हो गई धर्म की खेती। ये केवल जो भगवान श्री राम का नारा लगाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, भगवान श्री राम को जिसने सनातन में जन्म लिया, भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण से कौन बैर ले सकता है? वो तो सभी के आराध्य हैं। दूसरी बात, भगवान श्री राम ये कहते हैं हिजाब वाली पीएम, ओवैसी कह रहे हैं इंशाअल्लाह ताला हिजाब वाली पीएम बनेगी एक दिन। ओवैसी साहब क्या कह रहे हैं ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। ओवैसी साहब को ये नहीं मालूम कि देश के प्रथम नागरिक हमारे यहाँ राष्ट्रपिता होते हैं और राष्ट्रपिता हमारे यहाँ कई बार मुस्लिम बन चुके हैं। ये प्रधानमंत्री की बात कहाँ से आ गई? अरे ये देश का संविधान है। हम ठीक है, लेकिन ये तो आप मानेंगे ना, कम से कम किसी मुस्लिम महिला का तो जिक्र उन्होंने इस बहाने किया कि उसको देश के एक सर्वोत्तम पोस्ट पर पहुंचाया जाए। ठीक है, इसको भी आप एम्पावरमेंट से जोड़कर देखिए। वो बात और है कि देश संविधान से चलता है, शरीयत से नहीं चलता है। ये बताइए, यहाँ हिजाब को लेकर, नकाब को लेकर जिस तरह के धार्मिक और राजनीतिक प्रयोग हो रहे हैं, तो 80 वर्सेस 20 आपको लग रहा है कि ये बचे हुए 80 एक हो जाएंगे और बचे हुए 20 एक, दोनों अपने अपने वोट बैंक को पकड़ के रखे हुए हैं, चाहे वो सपा हो चाहे भाजपा हो? न 80-20 का कोई फॉर्मूला है, न कोई किसी को पकड़ के रख सकता है। ये लोकतंत्र है, ये देश संविधान से चलता है, किसी की हुकूमत से नहीं चलता। और भारतीय संविधान के अनुसार लोकतंत्र में सबको सब जगह रहने का अधिकार है, लेकिन स्वतंत्रता है इस देश में। इस पर आप क्या कहेंगे कि स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन जहाँ पर ड्रेस कोड होता है वो तो मानना पड़ेगा ना? मैडम, प्रथम चरण से पहले हिजाब कहाँ था? प्रथम चरण से पहले हिजाब कहाँ था? जब भारतीय जनता पार्टी को ये लगने लगा कि प्रथम चरण में वो साफ हो गई है, तो उन्होंने हिजाब का मुद्दा, क्योंकि ओवैसी भाजपा का रिमोट कंट्रोल है। अच्छा, चलिए वही बात आप भी दोहरा रहे हैं। जनता से पूछते हैं, जनता से। हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। ठीक है, एक एक करके बोलेंगे, अनुशासित तरीके से बोलेंगे। क्या नाम है आपका? जब असदुद्दीन ओवैसी पे हमला होता है तो जो भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको जेड प्लस की सुरक्षा देते हैं, और उत्तर प्रदेश में महिलाओं का बलात्कार होता है, उनकी रक्षा दलित का बेटा चंद्रशेखर आजाद करता है, तो उसको जो सिपाही और होमगार्ड भी नहीं दे पाते। ये इनका एजेंट है, ओवैसी इनका एजेंट है। ये इलाज की बात करते हैं, ये इनसे मैं प्रवक्ता जी से पूछना चाहता हूँ बीजेपी के थे, क्या ये बताएं, पहले भी यहाँ मुगलों की सरकार रही है? मुगलों की सरकार मतलब? पहले भी मुगलों की सरकार रही है। अरे आप तो भाई साहब खुद ही सपा वाले हैं, आप कह रहे हैं मुगलों की सरकार रही है, क्या कह रहे हैं आप? अच्छा ठीक है, ये भाजपा वाले ही मुगल हैं। 2014 में प्रधानमंत्री जी आए और 2017 में योगी जी आए, तब हिजाब कहाँ था? 2017 में हिजाब कहाँ था? तब मुगलों की सरकार, ये मुगलों की सरकार है कि हमने हिंदू मुसलमान। ठीक है, कुछ और लोग इधर से पूछना चाहते हैं, कुछ महिलाओं से इस पर राय लेते हैं, महिलाएं हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो जनता की भीड़ आप देख रहे हैं, इसमें हाथरस की आम जनता भी है और कुछ पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं। हर दल से अपने अपने नेता के साथ या कुछ कार्यकर्ता भी आए हुए हैं, वो अपनी राय रख रहे हैं। जी, मैं इनसे 4 मुद्दों पे 4 पॉइंट में बहुत संक्षिप्त में पहले हिजाब पे देखिए, मैं भी एक महिला हूँ, मेरा भी एक ड्रेस कोड है, स्कूल से पढ़ के अभी भी मैं कॉलेज जाती हूँ। इनसे खुद पूछ लीजिए, अपनी बेटी को भी ऐसे कपड़ों में भेजेंगे क्या सर? और दूसरा, हिजाब का मुद्दा, जब हम स्कूल में जाते हैं, संविधान की बात करते हैं, जब हम संविधान के मौलिक अधिकारों को पढ़ते हैं तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि आपको स्वतंत्रता रहने का अधिकार है, लेकिन मौलिक अधिकारों के भी कुछ दायरे हैं। स्कूल में एक यूनिफॉर्म वर्ड यूज होता है मोस्टली, यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि ना कोई धर्म है, ना कोई जात है, ना कोई पंथ है। आज तो सियासी पार्टी की तरफ से ये भी कह दिया गया है कि चाहे स्कूल हो या कॉलेज, हिजाब जहाँ मन होगा पहनेंगे। नहीं मैम, एक यूनिफॉर्म होता है, ऐसे तो आप कुछ भी करेंगे। जब आप देश विरोधी बात करेंगे, जब आप स्कूलों का, जहाँ विद्या अर्जन करने जा रहे हैं, वहीं का सम्मान नहीं कर सकते, तो इस देश में क्या विकास की बात करेंगे, क्या महिला सुरक्षा करेंगे? ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रशांत है मैडम। मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से देश संविधान से चलेगा और धर्म की नीति से चलेगा, ये हिजाब की मांग करते हैं, क्या हम अपने नागा साधुओं को विद्यालय नग्नावस्था में भेज सकते हैं? क्या हम धर्म के अनुसार उनको नग्नावस्था में विद्यालय भेजे? इनको स्वीकार होगा? इस तरीके से क्या हमको हिजाब इनका स्वीकार होगा? हिजाब इनको चाहिए। देश संविधान से चलता है, संविधान के तहत हर नागरिक को अधिकार है, आजादी के अधिकार है, लेकिन
स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशंस उनके नियम मानने होते हैं। आइए कुछ ऐसे वोटर्स हैं, बुजुर्ग वोटर्स हैं, उनकी भी राय सुनते हैं। क्या नाम है जी आपका? मुझे हनुमान गुरु कहते हैं। अच्छा, बताइए क्या पूछना चाहते हैं, क्या सवाल है? मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में रह रहे हो, ये राजनोमी वालों, हिंदुस्तान में रह रहे हो, वंदे मातरम कहने में क्यों न लगता है? जय श्री राम कहने में क्यों न लगता है? जिंदा की बात करते हो, हिंदुस्तान में रहते हो, अब वंदे मातरम का विरोध करते हो। ठीक है, बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। एक और सवाल लेंगे आप इधर से, दूर से महिला की बात सुनते हैं, महिला की बात सुनते हैं। मैम, हिजाब के ऊपर मैं ये कहना चाहती हूँ, हमारे देश में संविधान है, ये जैसे हर देश में, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई ना कोई इंसिडेंट होता रहता है, पर ये भाजपा वाले कोई ना कोई मुद्दा उठाते हैं। जैसे कि हिजाब का एक हो गया केस, लेकिन इन्होंने इसको इतना तूल पकड़ा दिया कि इस पे इतनी चर्चाएं हो रही है। ये लोग गुंडे हैं, माता बहनों का सम्मान नहीं करते। एक बहन बोल रही है तो ये नारे लगाने का काम करते हैं। देखिए, नारे हर तरफ से लगते हैं। माइक आपके सामने, आपकी क्या बात जाएगी? एक हमारे यहाँ है जुमला नहीं, एक सवाल था 9th क्लास में, विभिन्नता में एकता, भारतीय संस्कृति की विशेषता। तो हमारा देश एक गुलदस्ता है, यहाँ हर टाइप के फूल है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। लेकिन ये भाजपा गवर्नमेंट ने जब से इनकी सत्ता आई है, हिंदू मुस्लिम करवा लो। ठीक है, एक जानकारी मैं दे दूं आपको। हिजाब या किसी की भी स्वतंत्रता या पहनने का अधिकार समाज में आज भी है, देश में आज भी है। सरकार ने वो तो बैन नहीं किया। यहाँ सवाल स्कूल कॉलेजों को लेकर उठा कि स्कूल कॉलेज में क्या जिसको जो मन करेगा वो पहन के आ सकता है। कल को वो रामनवमी चादर डाल के आएंगे, ठीक है? किसने उठाया? हमको संविधान को मानना है। वो लड़की जो हिजाब पहन कर आई, जो हिजाब पहन कर आई, मैंने उसका वीडियो देखा है। उसने कहा कि मैं स्कूल के अंदर जब एंट्री लेती हूँ तब पहनती हूँ, पर क्लासरूम में नहीं पहनती हूँ, मैं ड्रेस में जाती हूँ। लेकिन प्रीमाइसेस के अंदर एंटर करते ही आप स्कूल में तो आ गए ना। नियम तो नियम होता है, सबके लिए होता है। तो सवाल ये नहीं है, सवाल ये नहीं है। हर समाज के बच्चे आते हैं। स्कूल कॉलेज का मतलब एक यूनिफॉर्मिटी होती है, लेकिन इसका सियासी प्रयोग होना चाहिए क्या इसको धर्म से जोड़कर उत्तर प्रदेश के चुनाव में वोटों की खेती की जा रही है क्या? ये इस वक्त का बड़ा सवाल है। भाजपा पर ही गंभीर आरोप लग रहे हैं कि पहले चरण के चुनाव के दौरान ये हिजाब कहां था और अब दूसरे चरण से पहले इसका जिक्र हो रहा है। देखिए, ये जो हिजाब वाला प्रकरण है, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये पाकिस्तान फंडिंग कर रहा है, वर्चुअल मीटिंगें वहाँ की महिलाएं कर रही हैं। मैं एक बार पुनः बताना चाह रहा हूँ, हमें अपना देश बचाना है, हम भारत को बचाने का काम कर रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी का एक काम है, मोदी सरकार का ये काम है कि भारत कैसे बचे। ये देश विरोधी ताकतें, और अभी इनको पता है कि पहले चरण में आपको भी पता है, आपको पता है आपका सर्वे क्या कह रहा है कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। हमारी 90% सीटें इस बार जो पहले चरण में मतदान हुआ है, तो भाजपा 90% सीटें जीत रही है। अभी अखिलेश यादव जी बहुत बड़े धोखे में हैं, उनको चश्मा चढ़ा हुआ है कि हमारी सरकार बन गई। ठीक है, आपका अपना दावा है, लेकिन ये जितनी भी जनता यहाँ पर खड़ी है ना, उस सबसे मेरी यही अपील है कि आप लोग अनुशासन ना छोड़े, अनुशासित रहे, हाथ उठाएं जिसको भी सवाल पूछना है। ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन एक बार आपने जो प्रश्न उठाए हैं उनसे जवाब इन तमाम जो है सियासी पार्टियों के लोगों से हम ले लेते हैं। हिजाबी पीएम बनाने की बात हुई है, उनका ये कहना है कि दूसरे चरण में ये हिजाब की जो एंट्री है इसे कौन हवा दे रहा है, और ओवैसी जो है उसको भाजपा की बी टीम बताया जा रहा है। मतलब खतरा आपको ये लग रहा है क्या कि मुस्लिम वोट काट देंगे ओवैसी, तो सबसे बड़ा नुकसान सपा का हो जाएगा? मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ, जैसे शांत हो जाइए आप सभी लोग, इस तरह बेकाबू मत होइए। मैं आप सभी युवाओं से, माइक आपके सामने, आपकी आवाज जाएगी। मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ, क्या वास्तव में इस देश में और इस उत्तर प्रदेश में मुद्दा हिसाब का होना चाहिए? क्यों इस देश और प्रदेश में ये नहीं पूछा जाता कि आखिर नौकरियां कहाँ हैं? आखिर किसानों की जो शहादत हुई 702 किसानों की, और आखिर एक बीजेपी के मंत्री के बेटे ने अपनी गाड़ी से किसानों को कुचल दिया।
आखिर ये मुद्दा कहाँ है? आखिर रोजगार का मुद्दा कहाँ है इस देश में? क्या हिसाब का इस देश में मुद्दा होना चाहिए? क्यों? आखिर क्यों? और एक और चीज मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, जो बीजेपी के लोग कहते हैं कि वंदे मातरम और परशुराम भगवान की जय, मैं एक हिंदू हूँ, मेरे घर में जाके देखिए बहुत भव्य मंदिर बना हुआ है। मैं एक युवा हूँ, मुझे रोजगार चाहिए, मुझे न हिंदू मुस्लिम चाहिए, न ये पहनावा चाहिए। मैं एक युवा हूँ और मैं एक रोजगार मांगता हूँ। लेकिन भाई साहब, बहस तो कुछ सियासी पार्टी ने इसी पे छेड़ रखी कि पहनावा चाहिए, ये कोई बहस का मुद्दा नहीं है। देखिए इस देश को स्वतंत्र कराने में जितना बलिदान, आपने रोजगार किसानों को लेकर बात उठाई, मैं पहले वो सवाल से कर देती हूँ। ये बताइए, आप घिर इस बात पे जाते हैं कि क्या युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, क्या किसानों को संतुष्ट नहीं कर पाए हैं, क्या विकास का कोई कामकाज नहीं हुआ है, जो हिजाब, नकाब और यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करनी पड़ रही है? देखिए, हमारी अभी ये रोजगार की मैं आपको बात बता दूं, रोजगार अभी लाखों की संख्या में प्रदेश सरकार ने दिया है। लाखों की संख्या में प्रदेश सरकार ने लोगों को रोजगार दिया है। और ये बात कर रहे हैं बेरोजगारी की, ऐसा कुछ नहीं है, बेरोजगारी बिल्कुल नहीं है। और आपको बता दूं, अभी कहते हैं महंगाई है, बिल्कुल महंगाई नहीं है। और अभी आपको ये भी मैं बता दूं जानकारी के लिए, पेट्रोल यदि महंगा है तो सस्ता हो जाएगा, नल नहीं लगा तो नल लग जाएगा, लेकिन उसको सीरिया पाकिस्तान बनाने से बचाना है। यदि एक बार बन गया फिर हिंदुस्तान नहीं रह पाएगा। इसीलिए हमको इन सब बातों पे ध्यान नहीं देना है, हमको केवल अपने राष्ट्र हित में काम करना है। तो आप कह रहे हैं कि राष्ट्र हित में काम करना है। दलील ये दी जा रही है कि पेट्रोल अगर महंगा है तो समय पर वो सस्ता हो जाएगा। मैं सवाल पूछ लूं, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। तर्क ये दिया जा रहा है कि पेट्रोल यदि महंगा है, महंगाई है, तो वो समय के साथ सुधर जाएगी, सस्ता हो जाएगा। लेकिन देश अगर सीरिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान बन गया तो हम कहाँ जाएंगे? देखिए, 2014 में जब मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि कृषि प्रधान देश है, किसान अन्न उगाता है, देश का पेट भरता है। मोदी जी ने कहा कि वो किसानों की आय दुगुनी करेंगे और किसानी में जो चीजें लगती हैं, चाहे वो डीजल हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे कीटनाशक दवाएं हो, चाहे खाद हो, चाहे कोई और चीजें हो, वो सारी आसमान छू रही है। और किसानों की फसल की एमएसपी भी तय नहीं है, तो कैसे किसानों की कोई फॉर्मूला? एमएसपी तो किसी भी सरकार एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, हाथरस से रिलेटेड है, दोनों पक्ष सुनेंगे। कुछ दिन पहले फूलगढ़ी गांव में हाथरस में, उसमें एक बाल्मीक बेटी के साथ बलात्कार हुआ और हम लोगों ने सारे विपक्ष से उन्हें सांत्वना देने पहुंचे। जब हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयंती जी वहां पहुंचे तो इस योगी की सरकार ने उन पर लाठीचार्ज करवाने का आप पहले चरण के चुनाव से पहले ही एपिसोड याद दिला चुके हैं। जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं कि एक दलित बच्ची के साथ जो था, कितना हीनियस क्राइम हुआ था, उसके लिए कहा जा रहा है इंसाफ की लड़ाई लड़ने चंद्रशेखर रावण तो नजर आए, लेकिन बहन जी की पार्टी जो हमेशा दलितों को अपना वोट बैंक समझती रही है या मसीहा कहती रही है, आप लोग नहीं दिखाई दिए। चंद्रशेखर रोड पर नजर आया, आपको बहुजन समाज पार्टी नजर नहीं आई, मीडिया को बहुजन समाज पार्टी नजर आती भी नहीं है। मीडिया नहीं सर, पैनलिस्ट से सवाल आया। नहीं, कौन से पैनलिस्ट ने सवाल आया? रालोद ने सवाल उठाया? नहीं, बहुजन समाज पार्टी के ज्ञाचरण धनगर घटना के तुरंत बाद यहाँ आए थे, प्रतिनिधिमंडल यहाँ एसपी से मिला था, एसपी और कोतवाल और सीओ से मिलकर सारी रिपोर्ट बहन जी तक पहुंचाई गई थी। कौन कहता है कि बहुजन समाज पार्टी ने उसकी आवाज नहीं उठाई? जब बहुजन समाज पार्टी ने एक्शन किया, बहन जी ने जब एक्शन किया, तब यहाँ की सरकार को ये लगने लगा तो उन्होंने रातों रात उस बेटी की लाश को पेट्रोल डाल के आग लगवा दिया। किसी बेटी के साथ ये इतनी दुर्दांत घटना, इससे बड़ी विभत्स घटना हो क्या सकती थी? तो आप ये कहना चाहते हैं कि महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल नहीं है यूपी में मौजूदा सरकार? नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है सुरक्षित। इनके सांसद, विधायक, इनके मंत्री बलात्कार के केसों में फंसे हुए हैं, इनके तमाम कार्यकर्ता बलात्कार के केसों में लड़कियों के साथ फंसे हुए हैं। ठीक है, तो महिला सुरक्षा से जुड़ी बात चल रही है, महिलाओं को सशक्त करने की बात चल रही है। सशक्तिकरण से ही जोड़कर आज के ज्वलंत मुद्दे पर पूछ लेते हैं कि ये बताइए, हिजाब वाली महिला को पीएम बनाने की बात चल रही है, लड़की को बचपन से हिजाब में उलझाएंगे, किताब से ज्यादा हिजाब की बात करेंगे, तो सुप्रीम पोस्ट तक कैसे पहुंचेगी वो? देखिए, मैंने पहले भी कहा था और मैं आज भी कह रहा हूँ, इस देश किसी के बाप का नहीं, ये संविधान से चलता है। तो फिर शरीयत की बात ओवैसी क्यों कर रहे हैं? हमें ओवैसी, मेरी बेटी
चाहे घूमट मार के निकल रही है या मेरी पत्नी या मेरी माँ, ये मुझे मतलब है। अगर कोई हिजाब आपको नहीं मतलब, उनको खुद को मतलब है। पुरुष तय नहीं करेंगे कि औरत घूंघट करेगी कि हिजाब पहनेगी। ये महिलाओं का मुद्दा है, उनकी आजादी का मुद्दा है। उनकी आजादी का मुद्दा है। अगर वो हिजाब पहनती हैं तो पहन ले दो, इसमें क्लासरूम में आपकी बेटी घूंघट लगा के ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ कंटेंट समझ सकती है क्या? ये बताइए। समझ सकती है। क्या बात कर रहे हैं? अपनी बेटी से पूछिएगा, अपनी बेटी से पूछिएगा, कह कर देखिएगा कि बेटा घूंघट लगा के क्लासरूम में पढ़ाई करो। कैसी बात कर रहे हैं आप? हाँ जी, आप बोल चुकी हैं जी। किस मुद्दे पे? हिजाब के मुद्दे पे बोलना है। देखिए, हिजाब के मुद्दे पे कर्नाटक गवर्नमेंट, हाई कोर्ट के जो है जज, उनका आगे बयान की जो है इसके लिए कोई आवश्यक नहीं है हिजाब पहन के आना है। लेकिन बात यह है कि जब, और वो जो हाई कोर्ट के जो जज हैं वो मुस्लिम हैं, मुस्लिमों के इस तरीके का बयान दे रहे हैं, मुस्लिमों के इस तरीके का बयान दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये जरूर आवश्यक नहीं है। फिर भी क्यों? ये लोग कभी भी कह देंगे कि हमें तो मुस्लिम राष्ट्रपति चाहिए, मुस्लिम प्रधानमंत्री चाहिए, मुस्लिम सेना में मुस्लिम अधिकारी चाहिए, फिर इनको शरीयत चाहिए होगा। ये तो हमारे देश में, ये हमारे किराएदार हैं, ये क्यों हमारे घर में? ठीक है, आपकी अपनी राय है। यहाँ से कौन पूछा जाता है? आप बोल चुके, उनको बोले, आप बोल चुके, उनको बोले। नहीं, बोल चुके। सुनिए, आप एक एक करके सवाल रखेंगे। रुक जाइए भाई साहब, एक एक करके नंबर आएगा आपका। मैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी से बात करना चाहता हूँ। सवाल सुन लीजिए आप। भाई साहब, आप डिस्टर्ब मत करिए, आपके पास आऊंगी मैं, ठीक है? इनको चुनाव में पाकिस्तान क्यों आ जाता है? ये पाकिस्तान, इनको पाकिस्तान से ज्यादा प्यार है। ये विकास पे क्यों नहीं बात करते? मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, आप विकास पे बात करिए। भाई साहब, शोर मचाना कम करेंगे तो आपने सवाल सुना होगा। बेरोजगारी पर बेकार की बात करे, शोर मचाना बंद करेंगे तो आपको पता चलेगा। मैंने रोजगार पर सवाल पूछा, मैंने महंगाई पर सवाल पूछा, मैंने विकास पर सवाल पूछा। लेकिन यहाँ पर देखिए, जानबूझ कर ये लोग मीडिया को टारगेट कर रहे हैं, जानबूझ कर मीडिया को टारगेट कर रहे हैं। कुछ युवाओं की बात सुनते हैं। ये जो अखिलेश यादव जी ने ये अन्य संकल्प लिया है, ये किस बिहाफ पर लिया है? क्या ये जनता को चूतिया बनाना चाहते हैं? शब्दों का इस्तेमाल सही से करिए आप, शब्दों का इस्तेमाल सही से करिए। माफी चाहते हैं, इस तरह के कंटेंट को हम बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। मैं वर्तमान सरकार से बेरोजगारी पे बात करना चाहिए। अभी सर ने बोला कि वर्तमान में बेरोजगारी खत्म हो गया, बेरोजगारी वर्तमान में खत्म हो गया। आज इस समय शैक्षिक बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। जैसे अभी एनटीपीसी का हुआ, क्या अपने हक के लिए आवाज उठाना गलत है? हमारा मौलिक अधिकार है, हम आवाज उठा सकते हैं। अगर हम आवाज उठा रहे हैं, उसमें वर्तमान सरकार अपने लाठी का प्रयोग कर रही है। ठीक है, आप भी छात्र हैं? हाँ, मैं बताइए क्या बोलना चाहते हैं? ये बोलना चाहता हूँ कि कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी कॉलेज पहले अपनी नियम बनाता है, लॉ बनाता है। आपको लॉ दिया गया है कि आप एक यूनिफॉर्म पहन के आएंगे, एक पॉपुलर ड्रेस पहन के आएंगे, तो वो ड्रेस के लिए आपसे घोषणा पत्र तैयार किया जाता है कि आप ये यूनिफॉर्म पहननी है आपको। अगर आपको यूनिफॉर्म नहीं पहननी है, उस कॉलेज में नहीं पढ़ना है, तो दूसरे कॉलेज में एडमिशन लीजिए। ठीक है, क्या मुद्दा केवल और केवल हिजाब या केसरिया? भाई साहब, मैं तो पब्लिक की बात सुन रही हूँ। पब्लिक की बात सुन रहे हैं तो मैंने तो बेरोजगारी की भी बात सुनी, मैंने महंगाई की भी बात सुनी, मैंने कॉलेज रूल्स की भी बात सुनी। आप अपनी बात करिए, मुझे क्यों टारगेट कर रहे हैं? विकास की बात की करने का किसानों के बारे में क्या चीज है? किसानों की जो बात है, केवल और केवल राजनीतिक किसानों की बात होने दीजिए। आम जनता की बात आपके पास तक नहीं आ रही है। भाई साहब, आप किसान के मुद्दे पे बोलना चाहते थे तो आप किसानी पर बोलिए। मैं माइक लगा रही हूँ, आप किसानी पर बात कीजिए, मुझे भाषण मत दीजिए आप। जब यहाँ पर हाथरस जनपद में, ये हाथरस जनपद ऐतिहासिक नगर है, इस ऐतिहासिक नगर में मंडी समिति बनी हुई है और यहाँ पर जब 2 गुना और 3 गुना किसान की आमदनी की बातचीत हुई और जिन मुद्दों पे बातचीत होने के बाद में जिनको लागू करने की बात होती है, तो कोई खेत में जाकर के किसान की फसल को 2 गुना नहीं कर देगा। उसके तरीके हैं, तरीके बनाने के लिए शासन और प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं को प्रॉपर तरीके से जो जिस तरीके से कौन सी योजना का लाभ आपको नहीं मिला, स्पेसिफिक बताइए ताकि मैं सवाल पूछूं। उन योजनाओं का महिला जो समूहों की व्यवस्था है और किसानों के लिए ऑर्गेनिक खेती के लिए जो व्यवस्था है, वो पूरी तरह से वो किसानों को फायदा नहीं मिल पा रहा है। क्या कारण है जो ऑर्गेनिक खेती से किसान को फायदा नहीं मिल रहा? कौन सी सुविधा नहीं मिल रही आपको? जी नहीं, टेक्निकल इशू में क्यों नहीं जाएंगे? वो चीजें क्यों नहीं मिल रही? जनता वो चीजें हमें नहीं मिल रही है। सारे सवाल आप ही एड्रेस। ऑर्गेनिक फार्मिंग पे किसानों के लिए जो ट्रेनिंग की व्यवस्थाएं हैं, जो अब से इस सरकार ने जब दी हैं, इससे पहले 2002 से चल रहा है वो 2002 से चलते हुए कार्यक्रम को पीछे के आने वाली किसी भी सरकार ने आज तक वो ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं चलाया है। भाई साहब, एक एक करके सवाल
आप बोल चुके हैं। मेरा मतलब था मैडम कि यहाँ पर बहुत सारे मुद्दे, मुसलमान कौन कर रहे हैं यहाँ पर? देश में बहुत सारे मुद्दे हैं मैडम। आपने हिजाज से स्टार्टिंग की, हिजाज से भाई साहब आप लोग शोर मचा रहे, सुनिए आप मेरी बात सुनिए। आप शोर 30 सवाल पूछे, आपने सुने? नारेबाजी करेंगे तो सवाल सुन पाएंगे आप? नारेबाजी कर रहे हैं आप, सवाल सुन पाएंगे? 30 सवाल पूछे मैंने। किसानों पर बात होने दीजिए आप भी कहने से नहीं चलेगा, किसानों पर बात होनी चाहिए। ठीक है, किसानी से जुड़ा सवाल आया है, मैं लेकर जाऊंगी। ऑर्गेनिक खेती से जुड़ा हुआ सवाल आया है, ऑर्गेनिक खेती से जुड़ा सवाल आया है कि एक तरफ तो सरकार बात करती है कि ऑर्गेनिक खेती कीजिए, इससे फायदा है। किसानों की आय दोगुनी करने का आपने वायदा किया था, लेकिन अभी तक किसानों की नाराजगी को क्या आप दूर नहीं कर पाए हैं? देखिए, किसानों की सबसे पहले तो मैं आपको एक बात अभी ये बताऊंगा, ये सामने इतने अच्छे दलों के लोग खड़े हुए हैं, तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को चोर बता रहे हैं, आपको गोदी मीडिया बता रहे हैं। उनको कहने दीजिए सर, उनको कहने दीजिए। जनता जनार्दन देख रही है, मैं क्या सवाल पूछ रही हूँ, माइक मेरे सामने है, जनता देख रही है। वो किसी एजेंडे को लेकर आए हैं तो उनको करने दीजिए। लोकतंत्र के पवित्र पहलू को गलत बता रहे हैं, मेरे को, मैं इस बात का इनका विरोध करता हूँ। और बात रही रोजगार किसानों की, किसानों के लिए सरकार ने किसान सम्मान निधि के रूप में प्रति किसान को 6-6 हजार रूपये दिए जा रहे हैं। और किसानों के लिए उनकी व्यवस्था के लिए गाय और बाजार से बचाने के लिए हर जिले में हर जिले में आप मानिए 10-10 गौशाला बन चुके हैं, बहुत विशाल जिसकी हमारी सरकार उनका भुगतान भी करती है किसानों के लिए। तो और क्या नाम है, उनके गन्ने का भी रेट बढ़ाया है, गेहूं का भी रेट बढ़ाया है। ठीक है, ये सवाल मैं रालोद के पास लेकर जाती हूँ। आरएलडी से इस पर जानते हैं, वो कह रहे हैं कि हम किसान निधि देते हैं, हम हर जिले में गौशालाएं बनाई हैं और हमने गन्ना किसानों का भुगतान भी कराया है। देखिए, देश की आजादी के 75 साल बाद जब मोदी जी अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं, वो कहते हैं कि देश की आजादी को 75 साल हो गए, उसके बाद भी हिंदुस्तान का किसान, जो किसान प्रधान मुल्क है, वो 13 महीने तक दिल्ली की सीमाओं पर पड़ा रहता है। मोदी जी के पास इतना वक्त नहीं है, योगी जी के पास इतना वक्त नहीं है कि किसानों से बात कर सके। मोदी जी दुनिया पे ट्वीट करते हैं, दुनिया के हर मामले पे ट्वीट करते हैं, पर लेकिन एक ट्वीट उन्होंने किसानों के बारे में 13 महीने में नहीं किया। 700 किसान शहीद हो गए और उनके पास आज 2022 के चुनाव में कोई मुद्दा नहीं है। वो धर्म और जाति के आधार पर और क्षेत्र के आधार पर लोगों को भ्रमित कर दोबारा सत्ता में आना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत होशियार है, समझदार है, वो जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में कुछ नहीं किया। और मैडम देखिए, मुख्यमंत्री जी कहते हैं, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री 25 करोड़ आबादी का मुख्यमंत्री ये कहता है कि हम जो है लोगों की गर्मी दूर कर देंगे। जिस प्रदेश ने गोविंद पत्त को मुख्यमंत्री बनाया, जिस उत्तर प्रदेश ने चौधरी चरण सिंह को मुख्यमंत्री बनाया, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री इतनी घटिया सोच रखता है। तो आपने भी तो जवाब दे दिया ना उनको, आपने भी कह दिया तुम गर्मी निकालोगे, हम चर्बी निकाल देंगे। नहीं, चर्बी तो जनता निकालेगी। हमने कहा चुनाव में चर्बी जनता निकाले। वो कहते हैं कि हमने तो दंगाइयों की गर्मी निकालने की बात करते करते इनकी चर्बी मोटी हो गई है। चर्बी जनता वोट से निकाले। हमारे नेता ने कोई अपशब्द नहीं कहा, हमारे नेता ने कोई गलत बात नहीं कही। वो भी यही कहते हैं कि हम दंगाइयों की गर्मी निकालेंगे, हम तो दंगाइयों की गर्मी निकालने की बात कर रहे थे। खेती किसानी की बात चली है तो आरोप कांग्रेस पर यह भी लगता है कि आप तो सिर्फ कर्ज माफ कर करके किसानों को उसी हाल पर छोड़ रहे थे, आपने उन्हें एम्पावर करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया। जी हाँ, किसानों के बीच में कांग्रेस हर तरीके से खड़ी रही, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे पूरे हिंदुस्तान में हो। हमने कांग्रेस के माध्यम से, कांग्रेस के लोगों ने तमाम जिला मुख्यालयों पे किसानों के समर्थन में हमने नहीं, जब आपकी सरकार थी केंद्र में 2 बार लगातार डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे देश में, तो आपने क्या किया किसानों के लिए? जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे थे तो हमने किसानों का कर्ज माफ किया था, किसान इस बात के लिए गवाह है। आज जी, आरोप यही लगता है कि कर्ज तो माफ किया, लेकिन उनके उत्थान के लिए आपने कुछ नहीं किया, उन्हें उनके हाल पे छोड़ दिया। ये क्या हो रहा है? हुटिंग बंद करिए, नारेबाजी, हुटिंग बंद करिए, हुटिंग बंद करिए, हुटिंग डिबेट चलने दीजिए, हुटिंग बंद करिए, हुटिंग बंद करिए। पहले बसपा की प्रतिक्रिया, उसके बाद यहाँ से सवाल होंगे। पिछली बार इधर से सवाल हुए थे। किसानी की बात चल रही है, बहन जी ने भी सरकार चलाई है, बहुत सख्त प्रशासक के तौर पर उनकी छवि रही है, तो खेती किसानी के मुद्दे पर आप लोगों ने किसानों को एम्पावर करने के लिए क्या किया? देखिए मैडम, जब बहन जी की सरकार थी तो पूरे देश की बात तो मैं नहीं करूंगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार थी, और उत्तर प्रदेश के किसान इस आंदोलन के तहत भी इस प्रदेश के सारे किसानों ने इस बात को स्वीकारा कि बहन कुमारी मायावती जी ने उनके गन्ना के मूल्यों को क्षमता से ज्यादा बढ़ावा दिया। किसानों को सम्मान के साथ लखनऊ बुलाकर उनका सम्मान किया, उनकी बातें मानी, और जब तक वो अपने घरों को नहीं पहुंचे
जब तक किसानों की बात बहन जी ने पूरी कर दी। ठीक है, तो गन्ना भुगतान के मुद्दे को जो है वो बहन जी ने समय पर भुगतान कराया, ऐसा आप दावा कर रहे हैं। कोई और? एक मिनट नहीं आप पीछे आप। ये कांग्रेस वालों से एक सवाल है, ये आजकल राम की बात करने लगे, हिंदू बनने लगे हैं। राम को काल्पनिक बताने वाले ये, सुप्रीम कोर्ट में वकील खड़े करने वाले ये, वो हिंदू क्यों बने बन रहे हैं? वंशज हम लोग हैं राम के, आप लोग नहीं है, इसलिए ये फर्जी हिंदू मत बनो तुम लोग। ये ध्यान करो कि तुमने राम का अपमान किया। सुप्रीम कोर्ट की बात सुनते, महिलाओं की बात सुनते, महिलाओं की। जी क्या कहना चाहती हैं? मैं 2-3 मुद्दे रखना चाहती हूँ। हाँ जी। पहला मुद्दा मेरा ये है कि जब अखिलेश जी के पिता कहते हैं कि मैं जो है किसी प्रकार से अपने प्लीज माइक आपके सामने है। जब अखिलेश जी के पिता कहते हैं कि बच्चों से गलती हो जाती है, वो सुरक्षा कर सकते हैं क्या? मैं पूछना चाहती हूँ। एक रोजगार में मेरा मुद्दा भी है। मैं रोजगार की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं। 99 लाख करोड़ मैट्रिक टन जिस सरकार में बिका वो योगी सरकार थी। आप सपा सरकार से पूछिए उनके में क्या आंकड़े थे। रोजगार का दर जो था 17.5% सपा सरकार में था और 4.1 रहा। आप अपने आंकड़े गिनवा रहे हैं, आप अपने आंकड़े गिनवा रहे हैं, सब अपने दावे करें। एक बार में एक ही बोलेगा, रुकिए। ऐसा है, ये भाई साहब हमारा कह रहे थे कि भगवान राम का मंदिर बनाया। ये राम का मंदिर बनाने वाले कौन है? भगवान राम के नाम पे पूरे देश से और विदेश से चंदा लूट के खा गए। अगर मंदिर बन रहा है, अगर मंदिर बन रहा है तो न्यायपालिका के निर्देश में बन रहा है, इनके कहने से नहीं बन रहा। ठीक है, वो कुछ कहना चाह रहे हैं, आपको जवाब देना चाह रहे हैं, जवाब देना चाह रहे हैं। अरे मंदिर न्यायपालिका के थ्रू बनना था, तो ये कांग्रेस क्या कर रही थी? मंदिर मोदी सरकार आई सत्ता में, मोदी सरकार सत्ता में आई है तब बनी है। जब मोदी सरकार सत्ता में आई तब मंदिर बनना है। न्यायपालिका तो 70 सालों से थी, लेकिन न्यायपालिका को ये करने दे रहे थे कुछ। लेकिन न्यायपालिका को तब हुआ जब माननीय मोदी जी केंद्र की सत्ता में बैठे और योगी जी प्रदेश में हुए। तुम लोग कहते थे कि खून की नदियां बह जाएंगी, बाबा जी बैठे थे, खून जोड़ो मच्छर नहीं मरा। ठीक है, कोई और कुछ पूछना चाहता है? पीछे की तरफ चलते हैं, पीछे की तरफ चलते हैं। जी क्या कहना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश में घरेलू सकल उत्पाद डबल हो गया 5 सालों में, और हमारे शहर में ओवरब्रिज की 70 साल से डिमांड थी, वो बीजेपी ने पूरी की। आज ओवरब्रिज चमक रहा है, शहर पूरा चमक रहा है। दो बार सफाई होगी। आप पब्लिक से पूछ लो, मेरा शहर चमक रहा है। स्वच्छता 2 बार होती है। मैडम ये कह रहा हूँ, मैं बीजेपी के प्रवक्ता से ये पूछना चाहता हूँ, हाथरस में स्वास्थ्य की इतनी बड़ी कमी है, ये भाई साहब बता रहे हैं ओवरब्रिज बन गया, स्वास्थ्य में अभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है ना, उसके लिए रेफर आगरा और अलीगढ़ करना पड़ता है। ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। ये बताइए, हाथरस में मेडिकल कॉलेज भी नहीं है, कोई एक्सीडेंट हो जाए, हाथरस में स्वास्थ्य सुविधाओं की इतनी कमी है कि आगरा तक रेफर होना पड़ता है लोगों को। आपको जानकारी के लिए बता दूं, जिस व्यक्ति ने प्रश्न रखा है उसको भी पता ही नहीं है हमारे हाथरस में 100 सैया वाला बेड है और मेडिकल कॉलेज पास हो चुका है। हाथरस में 7वीं और पराग डेयरी में। अब इनको कुछ नहीं पता। भारतीय जनता पार्टी ने, हमारी यूपी सरकार ने वो विकास किया। प्रत्येक व्यक्ति को हिंदुस्तान में पहली बार हुआ है जब भारत ने वैक्सीन अपनी आयात करी है। भारत ने वैक्सीन बना के विदेशों को दी है, पहली बार हुआ है। फ्री में वैक्सीन लगे, इसीलिए कर रहे हैं आप। ठीक है, आप बोल चुके हैं। केवल एक बार मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर भाजपा विकास करती तो हिजाब और उसके मुद्दे पे बात नहीं करती, विकास पे बात करती। इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, इसलिए हिजाब कभी नकाब कभी कुछ। अगर इनके पास कोई काम होता, विकास किया होता तो ये विकास पे बात करते, इसीलिए इनके पास कोई बात नहीं है, विकास पे बात कर ही नहीं सकते। ये कोई काम ही नहीं किया इन्होंने युवाओं के लिए। ठीक है, वही सवाल मैं ले जाती हूँ। एक बार फिर से जनता के बीच से सवाल यही आया है कि विकास के मुद्दे कम पड़ गए क्या, जो आप हिजाब नकाब की बात आपको करनी पड़ रही है? विकास इतना सारा किया है, रोड के क्षेत्र में कितना विकास चाहिए। आज अपनी सेना के क्षेत्र में हमारी मोदी सरकार ने हमारी देश की सेना को मजबूत किया। हमारी योगी सरकार ने स्वास्थ्य सुविधा को मजबूत किया। मोदी सरकार ने, कभी इनको कुछ पता ही नहीं, इनको केवल विरोध करना आता है। ठीक है, ये बताइए, क्लोजिंग रिमार्क, शो खत्म करने का वक्त है। अब दूसरे चरण के लिए कल मतदान होने जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप?
मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा कि 10 मार्च को माननीय अखिलेश यादव जी पूर्ण बहुमत से सत्ता में आने जा रहे हैं। और मैं युवाओं से भी ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको रोजगार की बात है और किसानों से कहना चाहूँगा उनकी फसल की बात है तो माननीय अखिलेश यादव जी से बड़ा विकल्प आपके पास कोई नहीं है। ठीक है, ठीक है। रालोद से पूछते हैं, हाथरस के संदर्भ में बात की जाए तो कहा जा रहा है कि एक सीट पर जो है रालोद इस बार भाजपा को कड़ी टक्कर देने जा रही है। अब कल दूसरे चरण का मतदान होने जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? क्लोजिंग रिमार्क। देखिए, हाथरस में तीसरे चरण का मतदान है। सारा देखिए, आप हिजाब और नकाब पर जा रही है। मैं इतना अनुरोध करना चाहता हूँ, ये हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश संविधान से चलेगा, बाबा साहब की नीतियों चलेगा। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है उससे चलेगा। और उसमें कौन आदमी कैसे कपड़े पहनता है, कौन आदमी की प्राइवेट लाइफ क्या है, वो देश सरकार तय नहीं करेगी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। ये देश संविधान से चलता है और हम सब संविधान को मानने के लिए बाध्य है और संविधान सबको चॉइस का अधिकार देता है, एक स्वतंत्रता प्रदान करता है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी सच है कि कुछ लोग एक तरफ तो संविधान की बात करते हैं, दूसरी तरफ वही लोग शरीयत को बीच में लाते हैं, तो सवाल उठते हैं। इसी के साथ आज के चुनाव एक्सप्रेस में बस इतना ही। कल मैनपुरी से होगी आपसे मुलाकात क्रिश्चियन मैदान कॉलेज से लाइव। जरूर जुड़िएगा।